3 से 4 हज़ार रुपया ज्यादा ही मिल जाती है इसमें। साइंस सबसे बड़ा फैक्टर होता है। मैथ रीडिंग तो लगभग सब कंप्लीट कर लेते हैं। साइंस अभी भी जो है सभी लोग जो है एकदम वही पुराने जमाना वाला एकदम लूसेंट स्पीड में घिसे पड़े हैं, जिससे उसका नंबर नहीं आता डायरेक्ट। साथियों आजकल प्रश्न जो थोड़ा सा अच्छे लेवल के आ रहे हैं, तो मॉक टेस्ट का कितना योगदान है पूरा इनसे जानेंगे, बढ़ाया जाए, इंप्रूव किया जाए मॉक टेस्ट में। तो बताइए और उसका पैटर्न क्या होता है। एक बात जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, वो गलती कभी ना कीजिएगा। नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। आज हम बात करेंगे सेफ्टी कैटेगरी का, यानी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक पोस्ट आता है जिनका नाम है असिस्टेंट ब्रिज, और इसके बारे में अच्छे से हम जानेंगे। वैसे हम बात करें तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में टोटल 4 पोस्ट आते हैं। एक ट्रैकमैन का अलग से आता है, फिर ट्रैक मशीन का आता है, IOW का आता है और एक असिस्टेंट ब्रिज का आता है। तो इसमें हम असिस्टेंट ब्रिज के बारे में बात करेंगे। इसमें कितना नंबर लाने पे सिलेक्शन होता है, सैलरी कितना मिलता है, कितना छुट्टी मिलता है, हर एक चीज एक हम खुद असिस्टेंट ब्रिज हमारे दोस्त हैं, इनसे हम अच्छे से जानेंगे, ठीक है ना। और बाकी जो है अगर आप NCERT साइंस बैच नहीं देख रहे हैं तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि ग्रुप डी में साथियों आपका है 23 जनवरी से फॉर्म भरा रहा है। आपको अच्छी तरह से ये बातें पता होगी और बिना साइंस का आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और साइंस जो है हमने स्टार्ट कर दिया 1 जनवरी से, ज्यादा क्लास हमने अभी नहीं पढ़ा है, आप जाके वहां देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए खैर इस वीडियो में ये जानते हैं, पूरा इसको देखिएगा, आपको जानकारी मिल सके, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप सिलेक्शन हो जाएगा तो उसमें आप पछताइएगा नहीं ये पोस्ट हम बढ़ते, ये प्रेफरेंस करते, क्योंकि ऐसा बहुत के साथ हुआ है, ठीक है ना। तो जानते हैं असिस्टेंट ब्रिज के बारे में। हमारे साथ दीपक कुमार है, और ये पहले आप बताएंगे अपना इंट्रोडक्शन और कितना इसका रॉ मार्क्स है ये भी हम बताएंगे, ये सारी चीज खुद बताएंगे। तो बताइए अपने बारे में थोड़ा बताइए, नाम आपका क्या है, कहाँ से आप? मैं दीपक कुमार बिहार से हूँ, बिहार पटना जिला से। मैं 2023 में मतलब 2019 वाला वैकेंसी में मेरा सिलेक्शन हुआ था। 2023 में हमारी ज्वाइनिंग हुई है असिस्टेंट ब्रिज के तौर पे। असिस्टेंट ब्रिज ये इंजीनियर डिपार्टमेंट का ही एक पार्ट है। इंजीनियर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट ब्रिज में मतलब मैनुअल पावर बहुत कम होता है, इसका स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है। करीब 10-15 लोग ही रहते हैं जो पूरा डिवीजन को कंट्रोल करते हैं। पूरा डिवीजन में जितने भी ब्रिज आते हैं, जितने भी 10, 20, 50, 100 जितने भी ब्रिज आते हैं उन सबको कंट्रोल करना होता है एक ही डिपार्टमेंट को, ब्रिज डिपार्टमेंट को। तो ज़्यादातर तो अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे ही दिया जा रहा है, इसीलिए इसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। और पूरा डिवीजन मतलब डिवीजन अगर जितना लंबा हो तो थोड़ा दिक्कत होती है ट्रैवलिंग करने के लिए। ठीक है, तो आप हमें ये बताइए कि आपका जो रॉ मार्क्स था वो कितना था और नॉर्मलाइज होके कितना वो बना था? मेरा उस टाइम रॉ मार्क्स करीब 81 के करीब था, 81 मार्क्स था रॉ मार्क्स। हाँ। और नॉर्मलाइज होके 5 नंबर मेरे बड़े थे, टोटल 86 मार्क्स थे मेरे। तो इनका रॉ मार्क्स 81 था और नॉर्मलाइज होकर 86 मार्क्स बना था। तो कहीं ना कहीं 86 मार्क्स साथियों बहुत ज्यादा मार्क्स होता है। कोई भी पोस्ट हो तो उसमें आसानी से वो इनको मिल जाएगा जो भी ये प्रेफरेंस दिए होंगे, ठीक है ना। और इनका प्रेफरेंस, आपका प्रेफरेंस क्या था? ये मेरा प्रेफरेंस असिस्टेंट ब्रिज ही था। जब हम फॉर्म भर रहे थे तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी पोस्ट के बारे में, ग्रुप डी की पोस्ट के बारे में, तो इसलिए इन्होंने असिस्टेंट ब्रिज ही दे दिया। और जितना आप 86 नंबर, तो सीधी सी बात है जो ये चाहेंगे वो इसको मिलेगा, बहुत ज्यादा नंबर होता है। अच्छा ठीक है, ये 86 नंबर जो आप लाए, जो काफी अच्छा खासा नंबर है, तो आप कैसे आखिर तैयारी आप कैसे की ताकि आपका इतना अच्छा खासा नंबर है? तो थोड़ा सा तैयारी के बारे में बताइए, ताकि जो, हालांकि हमने इसके बारे में आपको बताया अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी हम जानते हैं ये भी सिलेक्टेड है, हम भी सिलेक्टेड है, तो ये भी आपको बताएंगे। तो इनका ही राय आपको कैसी लगेगी, ताकि जो भी आप एग्जाम दीजिएगा, जो वैकेंसी आ रहा है उसमें आप थोड़ी सी इनको बात को फॉलो करके आप अच्छे से तैयारी करके आप भी सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बताइए थोड़ा आप तैयारी, अपने जर्नी के बारे में कैसे तैयारी की है? जब मैं फॉर्म भरा था 2019 में तो तैयारी करता था, पढ़ाई करता था, घर पे ही सेल्फ स्टडी करता था। बाकी मैंने बेसिक पढ़ चुका था एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से पटना में ही, तो तैयारी करता था सेल्फ स्टडी से ही। तो बीच में कोरोना काल आया, तो पढ़ाई वढ़ाई सब छूट गया, क्रिकेट विकेट खेलने लगे, मतलब अदर एक्टिविटी में लग गए, पढ़ाई वढ़ाई छूट गया। जब कोरोना खत्म हुआ, पता चला एग्जाम होने वाला है, तब मैंने स्टडी करना फिर से स्टार्ट किया। तो मैंने सबसे पहले एक लाइब्रेरी ज्वाइन किया, क्योंकि लाइब्रेरी में ज्वाइन करने से फायदा क्या होता है ना, अगर आप वहाँ जाइएगा तो वहाँ का इन्वायरमेंट जो होता है ना, आपको पढ़ने का मन भी नहीं करेगा ना, तो दूसरे बच्चे को देखकर आप प्रेरित होइएगा और पढ़ाई स्टार्ट कीजिएगा। अच्छा, जैसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपने बोला कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया था पढ़ने के लिए और वहाँ सुविधा अच्छी होती है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सभी जो भी साथी हैं वो सभी लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर सकते। तो क्या लाइब्रेरी ज्वाइन करना जरूरी है? जो लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर सकते वो अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए हमें। नहीं, ऐसी कोई मतलब जरूरी नहीं है कि आप लाइब्रेरी ही ज्वाइन करें, घर पे भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अगर आपके घर पे सुविधा है, शांति से आप घर पे ही पढ़ सकते हैं। मतलब
मन ठान लिए कि घर पे ही पढ़ सकते हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं लाइब्रेरी ज्वाइन कर। मेरा मकसद था लाइब्रेरी ज्वाइन, घर पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, जैसे घर पे स्टडी करते हैं तो घर का कुछ काम हो गया और भी छोटी मोटी बात है जिससे थोड़ा पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन होता था, इसलिए मैंने लाइब्रेरी। इनके कहने का मतलब यह है कि इनको घर में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन काम उम ज्यादा होता, तो इन्होंने स्पेशल नहीं सोचा कि नहीं हमको नौकरी लेना ही लेना है, तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन तैयारी में नहीं रहना चाहिए, इसलिए इन्होंने बाहर पटना में इनका घर है तो इन्होंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपका घर में थोड़ा सा काम ज्यादा है ना, डिस्ट्रैक्शन पढ़ाई में हो रहा है, तो आप एक अच्छी तरह से जो है लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके घर में कोई काम नहीं है तो आप घर में पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन, जहां जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो जरूरी नहीं कि जो लाइब्रेरी ज्वाइन करता है वही अच्छी से तैयारी उनका हो पाता है, बस जैसा जिनका सुविधा उनके साथ वो कर सकते हैं। तो अब हम इनसे जानेंगे दीपक जी से कि मॉक टेस्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे आपका सवाल रहता है कि हम पूरा थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन जब मॉक टेस्ट लगाने बैठते हैं तो मॉक टेस्ट में नंबर ही नहीं आता है। तो इन चीज के बारे में जानेंगे क्योंकि इसका बहुत अच्छा मार्क्स है, तो इनसे जानेंगे इनको मॉक टेस्ट, इनका जो इतना नंबर है मॉक टेस्ट में कितना इसका योगदान है, मॉक टेस्ट का कितना योगदान है, पूरा इनसे जानेंगे और कैसे नंबर अच्छा, कैसे नंबर को बढ़ाया जाए, इंप्रूव किया जाए मॉक टेस्ट में। तो बताइए थोड़ा मॉक टेस्ट के बारे में आप क्या राय है। मॉक टेस्ट जो भी बच्चे एग्जाम देना है जिनको भी, कोशिश करें कि मॉक टेस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो लगाएं। मॉक टेस्ट देने से आपको पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है और उसका पैटर्न क्या होता है, तो जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। और एक बात जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, वो गलती कभी ना कीजिएगा, मॉक टेस्ट आप जब भी लगाएं उसका रिवीजन एंड एनालिसिस जरूर करें। इससे क्या होगा आपको पता चलेगा, मान लीजिए आपके मैथ में 2 क्वेश्चन गलती हो रहे हैं, रीजनिंग में 3 क्वेश्चन गलती हो रहे हैं, साइंस में कुछ क्वेश्चन गलती हो रहे हैं, तो आप उसको रिवीजन करेंगे, उस टाइम आप छोटा सा नोट्स बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए कहाँ से कौन क्वेश्चन गलती हो रहा है, ताकि कुछ देर बाद या कल होकर हम उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें, जो अगला मॉक टेस्ट हम दें उसमें वो क्वेश्चन आए तो वो क्वेश्चन दोबारा गलती ना हो सके। यही कारण है नंबर में इम्प्रूवमेंट का। अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, उस क्वेश्चन को नहीं देखिएगा और टॉपिक नहीं पढ़िएगा तो आपका मार्क्स कहाँ से बढ़ेंगे, ये आप खुद सोचिए। तो रिवीजन जरूर से जरूर करें। तो रिवीजन, इसके कहने का मतलब यह है कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें नंबर आपके कम आ जा रहे हैं, फिर सोचते हैं आप हताश से हो जाते हैं कि इतना पढ़ने के बाद भी जो मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, तो उसमें गलतियां कहाँ है ये पहले मैंने आपको बताया था। लेकिन मॉक टेस्ट में अगर आपको सुधार करना है तो जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपको पहले देखना है कि मैथ में कितना गलती हमारा हो रहा है। वो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का आपका गलती हो जा रहा है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस आप पढ़े हैं पूरा फिर भी आपका गलती हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको वो क्वेश्चन देख के रिवीजन की जरूरत है। साइंस का क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो उसको आप एनालिसिस किए नहीं किए तो कहां से नंबर आपको बढ़ेगा। तो ये चीजें यानी कि रिवीजन आपका जो है मॉक टेस्ट का देने के बाद एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनालिसिस के बारे में आपको इन्होंने बताया, तो मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस आप जरूर करें कितना आपको गलती हुआ। तो अब हम ये जानते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि मैथ को इन्होंने कैसे इंप्रूव किया, रीजनिंग को कैसे किया और साइंस को कैसे किया। साइंस सबसे बड़ा फैक्टर होता है, मैथ रीजनिंग तो लगभग सब कंप्लीट कर लेते हैं, साइंस अभी भी जो है सभी लोग जो है एकदम वही पुराने जमाना वाला एकदम लूसेंट स्पीड में घिसे पड़े हैं, जिससे उसका नंबर नहीं आता डायरेक्ट। साथियों आजकल प्रश्न जो थोड़ा सा अच्छे लेवल के आ रहे हैं, तो साइंस के बारे में इसके जानेंगे। साइंस इन्होंने क्योंकि 86 नंबर तो कहना कि साइंस में भी इन्होंने अच्छा स्कोर किया होगा, तो बेसिकली साइंस के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे जो एग्जाम देंगे वो कैसे तैयार करें साइंस को, ताकि वो भी साइंस में अच्छा स्कोर करें और एक सीट पक्का कर पाए। साइंस देखिए, आजकल के एग्जाम में साइंस एक बहुत बड़ा फैक्ट है नंबर स्कोर करने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए। हम भी क्या गलती किए थे, जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रहे थे तो साइंस तैयारी करते थे, एक लूसेंट हो गया और स्पीडी का एक किताब आता था, वही ऑब्जेक्टिव हम पढ़ते थे। तो उससे हम पढ़ते थे तो पता चला एग्जाम हम देते थे टेक्स्ट बुक का या मतलब किसी भी तरह का एग्जाम जब हम देते थे तो साइंस में मेरा नंबर स्कोर नहीं होता था। तो मैंने क्या किया, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ा था, 3 नोट्स बनाए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का सेपरेट, और उसी नोट्स को मैं रिवीजन करता गया और मेरा साइंस थोड़ा बहुत अच्छा हो गया, जो मैंने ग्रुप डी में एक अच्छा स्कोर कर लिया। मैंने लेटेस्ट में रिवीजन कर रहा था तो इनका भी एक वीडियो देखा हूँ साइंस का, जो 1 जनवरी से स्टार्ट किए हैं, बहुत अच्छा है। आप जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, छोटा सा नोट्स बना के आप पढ़ सकते हैं, अच्छा एनसीईआरटी के माध्यम से। क्योंकि देखिए अभी के एग्जाम के पैटर्न के आधार पर बिना साइंस का सिलेक्शन होना तो पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि साइंस का अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है और ग्रुप डी में इसका तो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए साइंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इग्नोर करेंगे तो सिलेक्शन में थोड़ी बहुत मुश्किलें आ जाएगी, क्योंकि 25 क्वेश्चन साइंस का रहता है। इसलिए इनका एक वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, वो जब वीडियो जाकर आप देखिए और उस वीडियो को देखते हैं छोटा सा नोट्स बनाकर उसको रिवीजन भी करें।
और साथियों हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि अगर आप जो जुड़े हैं हमसे उनको अच्छी तरह से पता होगा, ठीक है ना। तो मैं बोल देता हूँ थोड़ा सा मैं अपने बारे में भी। 1 जनवरी से हमने एनसीईआरटी साइंस बैच स्टार्ट किया है। अब आपको पता होना चाहिए कि साइंस अगर आपका कमजोर है ना, समझिए आप सिलेक्शन आपका हो ही नहीं सकता। अब साइंस के वो लड्डू वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि बल का मात्रक न्यूटन होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से डाटा उठा के देता है। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एनसीईआरटी बोलते हैं पढ़ने तो समझ ही नहीं आता है। तो वो जो वर्ड जो समझ नहीं आता, उस वर्ड को एकदम हलवा बनाने के लिए हम पूरा बैच स्टार्ट किए हैं। अभी ज्यादा कुछ हम नहीं पढ़ाए हैं, है ना, इसलिए अभी आप क्लास जाके देखिए, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा। अगर ज्यादा पढ़ा देंगे तो फिर आपको कंप्लीट करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हमारा प्लेलिस्ट बना है, वहां से आप साइंस को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इनसे जानेंगे कि असिस्टेंट ब्रिज का सैलरी क्या होता है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि जो जॉब ले रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो सैलरी सबसे बड़ा फैक्टर होता है, कितना सैलरी मिल रहा है, उसी से भाई सब उसी के लिए करता है, सीधी सी बात है। तो सैलरी से जानेंगे, काम तो आपको पता चल ही गया होगा असिस्टेंट ब्रिज का क्या काम होता है। तो थोड़ा बताइए कि सैलरी का इसमें कितना सैलरी मिलता है अदर पोस्ट की तुलना में। और भी पोस्ट है ना, तो सब पोस्ट को अलग अलग से हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो असिस्टेंट ब्रिज का थोड़ा सैलरी बताइए। तो देखिए ग्रुप डी तो लेवल 1 का पोस्ट है, इसका बेसिक 18,000 रहता है और एवरी ईयर 3% इंक्रीमेंट होता है। बेसिक 18,000 और डीए आपको 53% के आसपास मिल जाती है। इसमें एक्स्ट्रा में आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है, जो करीब ट्रेवलिंग अलाउंस जो साथियों मिलता है वो लगभग जो भी पोस्ट है ग्रुप डी के उनसे थोड़ा सा इनका जो अलग होता है, ट्रेवलिंग अलाउंस अलग होता है। जहाँ आप जाते हैं अपने स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते हैं, तो इनके बारे में बताएंगे। हाँ, ट्रेवलिंग अलाउंस रोज का 1 पॉइंट के हिसाब से मिलता है। 1 पॉइंट का 625 रुपया के आसपास रहता है। तो इससे थोड़ा सैलरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो आपको काट छाट के डिडक्शन के साथ 40,000 रुपया इन हैंड आपको मिल जाएगी। यानी कि अगर हम अच्छा सब पोस्ट की और भी पोस्ट हैं ग्रुप डी में, तो उनसे अगर तुलना करें सैलरी में लगभग में, तो उनसे ज्यादा है या कम है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। हाँ, उनसे थोड़ी 3 से 4,000 रुपया ज़्यादा ही मिल जाती है इसमें। इसमें नाइट ड्यूटी तो होती नहीं है, तो ना ही मेंटली प्रेशर कुछ होता है। आराम से आप इसमें तैयारी भी कर सकते हैं। अच्छी पोस्ट है असिस्टेंट ब्रिज। मेंटल प्रेशर आपको इसमें बहुत कम रहेगा। मेंटल प्रेशर अगर कम रहेगा, वर्कलोड कम रहेगा, तो आप जो है दूसरी तैयारी भी ग्रुप इस जॉब को लेकर दूसरी तैयारी भी आसानी से आप कर सकते हैं। अगर मेंटल प्रेशर रहेगा तो फिर आप नहीं कर पाएगा, सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए ऑल पोस्ट की तुलना अगर हम कंपेयर करें असिस्टेंट ब्रिज को, तो कैसा कहा जाए कि कैसा कहा जाए सैलरी में, वर्कलोड कंपेयर में, तो कैसा कहा जाए, अच्छा या बुरा, आप कैसा आप कहना चाहेंगे? ऑल पोस्ट के हिसाब से तो मैं इसमें जॉब कर रहा हूँ, तो अगर दूसरी जगह भी ग्रुप डी की जॉब लगती है तो मैं तो सबसे पहले असिस्टेंट ब्रिज ही प्रेफर करूंगा। ना मेंटली प्रेशर, ना नाइट ड्यूटी, ना वर्कलोड, ना छुट्टी की टेंशन, कोई चीज़ का टेंशन नहीं। सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है, तो अच्छी पोस्ट है। तो असिस्टेंट ब्रिज के बारे में साथियों आपने जाना, और इसके बारे में क्या आपकी राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम साथियों किसी अदर पोस्ट को, जैसे CNW हो गया, पॉइंट्समैन हो गया। पॉइंट्समैन के बारे में तो मैं खुद आपको मैंने पहले बताया भी है, और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, ट्रैकमैन है ना। असिस्टेंट ब्रिज तो हो ही गया, सिग्नल वाले तो मैं खोज के लिए उसको आपको बनाऊंगा, ठीक है ना। तो अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि साइंस के लिए आपको बिल्कुल दिक्कत हम नहीं होने देंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।